वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 14 चैप्टर गणितीय कथनों की जांच। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकेंड एक्सरसाइज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इन कथनों को गणितीय रूप में लिखना है। पूर्णांक गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त होता है। परिमेय संख्याओं में घटाने में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका कुछ बेसिक चीज़ होती है, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग गणितीय अवधारणा में कुछ चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो गणितीय अवधारणा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। गणितीय अवधारणा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो गणितीय अवधारणा के बेस पे क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस पे आते हैं, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये गणितीय अवधारणा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये किस किस के बेसिस पे होते जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग गणितीय अवधारणा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। गणितीय अवधारणा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोगों का जो नियम है, ये नियम को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। फर्स्ट नियम जो होता है वो आप लोगों का क्रम विनिमय नियम होता है। इस नियम को समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्रम विनिमय नियम के बेस पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसी चीज़ को मैं बता देता हूँ। क्रम विनिमय नियम के बेस पे होता है पहला हमारे पास क्रम विनिमय पहला क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत देखते हैं। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत देखते हैं। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इस चीज़ को देखिए, ठीक है। क्रम विनिमय नियम के क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत ठीक है, अंतर्गत संख्याओं का क्रम चेंज करने पर भी संख्याओं का क्रम बदलने पर भी क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता। कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्या नियम कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है। ये क्या नियम कहलाता है भाई, ये आप लोगों का क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को करते हैं। क्रम विनिमय नियम में क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन
कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। दूसरा, क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत, क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का जोड़, संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन भी नहीं होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, किसके बेस पे? क्रम विनिमय नियम के बेस पे। किसके बेस पे? क्रम विनिमय नियम के बेस पे। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, और इस चीज़ को यहाँ से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम किस किस के तरीके से हो जाएगा और किसके बेसिस पे होगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिमाणों में कोई भी अंतर नहीं आता, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के
मानों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत देखते हैं। किसके नियम के अंतर्गत देखते हैं? तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत में देखते हैं भाई, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या उनके परिणामों में कोई भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आता है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अगर उनके क्रम को भी हम लोग चेंज कर देते हैं संख्याओं के बेस पे, तो उनके परिणामों पर, उनके जो आंसर पर, उनके जो मान है उस पर कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आता है। तो इस चीज़ को हम लोग किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो इस चीज़ को हम लोग क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी अंतर नहीं आता है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी प्रकार का अंतर नहीं आता है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम के बारे में आप लोग पूछा जाएगा तो आप लोगों का आंसर भी कुछ इस तरीके से रहेगा कि क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं प्राप्त होता है। और इस क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम में के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी प्रकार का अंतर नहीं आता है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं भाई कि यदि क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उनके मानों में या परिणामों में कोई भी प्रकार का अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम में अंकों का क्रम बदलने पर भी संख्याओं के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं का योग गुणन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 + 3 + 5 इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई 2 + 3 यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं 2 + 3 + 5 के बेस पे है और यहाँ पर 5 + 2 + 3 के बेस पे है। ये देखिए तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 3 8 2 10 आएगा। यहाँ पर भी 5 2 7 3 10, दोनों के बीच में देखिए अंतर आ रहा है, दोनों का आंसर वही आ रहा है। दूसरा यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को 12 धन 18 लिख रहे हैं बराबर यहाँ पर 18 धन 12 लिख रहे हैं देखिए। तो फिर भी यहाँ पर आप लोगों का 30 आएगा, तो फिर भी यहाँ पर आप लोगों का 30 आएगा। तो क्रम बदलने पर भी इनके मानों में कोई प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आता, तो इसको हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तीसरा जैसे यहाँ पर है हमारे पास 10 धन 20 धन 40, यहाँ हम लोग 40 धन 20 धन 10 कर देते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे 40 20 60 10 70, यहाँ पर 40 20 60 धन 10 70 इस कंटेंट के अनुसार से आ जाएगा। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 2 + 3 + 5 इक्वल टू 5 + 2 + 3 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 2 + 3 + 5 और 5 + 2 + 3
इस चीज़ को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा। 12 + 18 के बेस पे करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 18 + 12 के बेस पे करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। 10 + 20 + 40 के बेस पे करेंगे तो 40 + 20 ये हो जाएगा 60 + 1 70 = 70 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम को बदलने पर भी इसके मानों में कोई भी प्रकार का इसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि 2 + 3 + 5 = 5 + 2 + 3 के बेस पे, तो 10 + 10 के माध्यम से हो जाएगा। तो 12 + 18 = 18 + 12 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 30 + 13 के बेस पे हो जाएगा। तो 10 + 20 + 40 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 40 + 20 + 10 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 70 + 70 हो जाएगा। मतलब दोनों LHS = RHS के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अनुसार से आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्रम को बदलने पर भी उनके मानों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, अगर क्रम को बदलने पर भी उनके मानों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तो उसको हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, 12 × 14 करते हैं 14 × 12 करते हैं, फिर भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 × 14 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 168 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12 × 4 48, 12 × 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 168। देखिए इनका क्रम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, फिर भी इनके मानों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्रम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को अगर 20 × 10 के बेस पे करते हैं या 10 × 20 के भी बेस में करते हैं, देखिए दोनों के बीच में हम लोग इस चीज़ को अल्टरनेट चेंज कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो फिर भी इनके मानों में कितना आ रहा है, यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं तो यहाँ पर 200 आ रहा है, और यहाँ पर भी करेंगे तो 200 आ रहा है। देखिए फिर भी इसके मानों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, 10 × 31 करते हैं या 31 × 10 करते हैं भाई। ठीक है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखिए तो फिर भी इसका आंसर के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 310 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 310 और यहाँ पर भी 310 हो जाएगा। इनके मान में भी किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, आप लोगों का क्रम विनिमय नियम। चलिए, तो ये आप लोगों के पास आ रहा है क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत ये आ रहा है। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर चौथा में A × B के रूप में है, तो इस चीज़ को हम लोग B × A के रूप में लिख सकते हैं। पाँचवा अगर A + B के रूप में है तो इसको हम लोग B + A के रूप में भी लिख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर हमारे पास चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर क्रम को हम लोग चेंज कर देते हैं A + B + C = C + B + A के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, तो आप लोगों का क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके मान में इसके वैल्यूज़ में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेबल नहीं होता है, यथावत यथास्थान रहता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ से देखिए कि पहला 12 × 14 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। 12 × 14 के बेस पे हमारे पास कितना आ गया था 168, और 14 × 12 के बेस से भी 168 आ गया था। 20 × 10 के बेस पे 200, और 10 × 20 के बेस पे 200, 10 × 31 के बेस पे 310, और 31 × 10 के बेस पे 310 के बेस हो जाएगा। तो किसी प्रकार का कोई भी अंतर यहाँ पर भी नहीं है। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, A × B = B × A, A + B = B + A के माध्यम से। तो A + B + C = C + B + A के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का किसके अंतर्गत में आ जाएगा, क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत में आप लोग इस चीज़ को देख लिए कि जब आपके पास क्रम विनिमय नियम में हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि अगर क्रम को हम लोग चेंज करते हैं तो फिर भी क्रम को
क्रम को बदलने पर भी क्रम को क्रम को बदलने पर भी उनके मानों में किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता कोई अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो ये आप लोगों का क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्रम को बदलने पर भी उनके मानों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो आप लोगों के क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो आप लोगों के क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आप लोगों के पास में ये सारे चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो क्रम को बदलने पर भी उनके मानों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, ये आप लोगों का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सहचार्य नियम के बेस से हम लोग देखते हैं सहचार्य नियम के बेस पे देखते हैं। सहचार्य नियम के अंतर्गत सहचार्य नियम के अंतर्गत संख्याओं को हम निम्न रूपों में लिख सकते हैं। हम निम्न रूपों में लिखकर योग करते हैं। योग अंतर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के रूप में है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी के रूप में हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सहचार्य नियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो सहचार्य नियम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी के बेसिस पे। तो a प्लस बी प्लस सी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं भाई। तो सहचार्य नियम के अंतर्गत संख्याओं को हम निम्न रूपों में लिख करके उसके योग और अंतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। योग और अंतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे। तो योग और अंतर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर चाहोगे तो आप लोग इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस सी प्लस बी और यहाँ पर b को बाहर a प्लस सी ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग a भी बाहर कर सकते हो, b प्लस सी और यहाँ पर a कर सकते हो और यहाँ पर c को कर सकते हो और यहाँ पर a प्लस बी को कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं भाई। ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिख सकते हो, या फिर a प्लस सी प्लस बी के रूप में रहेगा तो b प्लस a प्लस सी के रूप में लिख सकते हो। और यहाँ पर b प्लस सी प्लस ए के रूप में रहेगा तो इसको c प्लस ए प्लस बी के रूप में भी यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं।
और यहाँ पर इसको a प्लस सी प्लस बी के रूप में है तो इसको b प्लस ए प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको b प्लस सी प्लस ए के रूप में है तो इसको c प्लस ए प्लस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। सहचार्य नियम के अंतर्गत में भी हमारे पास ये कंटेंट के अनुसार से भी आते जाएंगे। ठीक है, तो सहचार्य नियम के अंतर्गत संख्याओं को हम निम्न रूपों में लिख सकते हैं और इसका योग और अंतर के बेस पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या के माध्यम से 4 + 3 + 5 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं 4 + 3 + 5 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 4 + 5, यहाँ पर 3 इक्वल टू 3 + 4 + 5 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर 3 + 5 + 4 के बेस पे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 + 4 + 3 के बेस में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर भी यहाँ पर देखिए इसका भी वैल्यू के बेस पे हमारे पास उतना ही आएगा, ये भी वैल्यूज़ के बेस पे इतना ही आएगा, ये भी आप लोगों का इतना ही, इस कंटेंट के अनुसार से ये इतना ही आते जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग ये BC के रूप में लिखते हैं तो ये भी आप लोगों का इसी कंटेंट के अनुसार से आते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर परमेय संख्या के बेस में योग के लिए देखते हैं। जब भी परमेय संख्या के अंतर्गत में आता है हमारे पास परमेय संख्या के बेस पे हमारे पास आता है, परमेय संख्या के बेस पे आता है। जब हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं तो परमेय संख्या के बेस पे हमारे पास जो आएगा इस चीज़ को लिखते हैं, तो परमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q दो धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q दो धनात्मक पूर्णांक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q दो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आ रहा है। तो इस पूर्णांक के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, तो जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये परमेय संख्या के अंतर्गत में हो जाएगा भाई। अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, परमेय संख्या कहलाती है। तो जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं भाई, जिसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q दो क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, परमेय संख्या कहलाती है। तो परमेय संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, तो परमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में इसको दर्शा सकते हैं, जहाँ पर P और Q दो धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q का मान को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग परमेय संख्या के बेस पे देखते हैं। अब इस पर हम लोग योग करेंगे, इस परमेय संख्याओं के बेस पे जो संक्रिया होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि परमेय संख्या के बेस पे संक्रियाएं किस किस तरीके से होती है, परमेय संख्याओं का योग किस तरीके से किया जाता है, परमेय संख्याओं में अंतर किस तरीके से होता है, परमेय संख्याओं में गुणन किस तरीके से होता है, परमेय संख्याओं में अंतर किस तरीके से होता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जानेंगे कि भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा। तो परमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट
कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस पे होते जाता है। तो जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जिसको हम लोग पी बाई क्यू को दो धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 के बेस पे हो जाएगा। तो उस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास किस किस के बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाएंगे। तो परमेय संख्या के लिए जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो परमेय संख्या कहलाएगी। तो परमेय संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। उदाहरण के रूप में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, जैसे कि हमारे पास पहला 4/5 है, दूसरा 3/5 है, तीसरा -2/4 है, चौथा -6/7 है, और पाँचवा हम लोग देख सकते हैं -7/8 है, छठवां नंबर देख सकते हैं 0 भी है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर -11/15 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे होगा, किस किस कंटेंट के एक रोडिंग में होगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का परमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। परमेय संख्या के लिए यही शर्त होता है जहाँ पर पी और क्यू दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या होते हैं, जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वह आप लोगों का परमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि 4/5, 3/5, -2/4, -6/7, -7/8, 0 भी होता है, लेकिन 0 को बहुत लोग नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस 0/1 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या होती है। ये क्या संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, इस कारण से ये 0 क्या है, परमेय संख्या। लेकिन 1/0 रहता तो ये आप लोगों का परमेय संख्या नहीं है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। अगर यहाँ पर 6/0 है या 8/0 है, -11/0 है, जो भी है, नीचे में अगर 0 है तो यह परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, यह परमेय संख्या नहीं है, क्लियर। और यहाँ से अगर 0 नहीं है तो आप लोगों का ये क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो 4/5 के बेस पे होता है, 3/5 के बेस पे होता है, -2/4 के बेस पे होता है, -6/7 के बेस पे होता है, -7/8 के बेस पे होता है, 0/1 के बेस पे होता है, -11/15 के बेस पे होता है, ठीक है। अब परमेय संख्याओं के बीच में हम लोग संक्रिया को देखते हैं भाई। संक्रिया में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, तो इस संक्रिया को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए परमेय संख्या के बेस पे संक्रिया के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। पहला योग, योग जानते हैं मतलब जोड़ना। दो परमेय संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई, ठीक है। कि दो परमेय संख्याओं को हमारे बारे में किस तरीके से जोड़ा जाता है, इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे कि दो परमेय संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है और किस बेसिस पे जोड़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई, ठीक है। तो परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के माध्यम से, योग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि भाई परमेय संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो अभी अभी परमेय संख्या के बारे में मैं बताया कि दो परमेय संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो परमेय संख्या क्या होती है कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या में पी और क्यू दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या होते हैं, जहाँ पर पी और क्यू दोनों धनात्मक संख्या होता है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर योग करते हैं भाई, ठीक है, दो परमेय संख्याओं का योग। यहाँ से दो परमेय संख्याओं का योग।
दो परमेय संख्याओं का क्या है, योग है। दो परमेय संख्याओं का योग के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 4/5 है और यहाँ पर 6/9 है। इनका परमेय संख्याओं का योग करते हैं। ठीक है, ये दोनों परमेय संख्याओं का हर क्या है, अलग अलग है। जब दोनों का हर क्या हो, अलग अलग हो, तब किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जब दोनों का हर अलग अलग हो, जब दोनों का हर अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका योग करते हैं, योग कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, माना कि p का मान 4/5, q का मान 6/9 हो जाएगा। तब योग करते हैं यहाँ से हम लोग p + q इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि 4/5 और 6/9 जब दोनों का हर हमारे पास क्या हो, अलग अलग हो, तो माना कि p = 4/5, q = 6/9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो p का वैल्यू हो जाएगा 4/5 हो जाएगा प्लस 6/9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई। हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, पूरे के बारे में 5 का मल्टीप्लाई 9 के साथ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का 9 के साथ करो या 9 का 4 के साथ करो, कि कोई दिक्कत नहीं है। 6 का 5 के साथ करो या 5 का 6 के साथ करो, इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36, 6 5 जा 30, 9 5 जा 45। इस चीज़ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 45। 3 से कटाएंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा, ये आप लोगों का 22/15, ये आप लोगों का आंसर के बेस हो जाएगा। योग के लिए करेंगे तो, ठीक है, योग के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, योग के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो दो परमेय संख्याओं के योग के लिए जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं, दो परमेय संख्याओं का योग जब हमारे पास होता है तो दो परमेय संख्याओं के योग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास 4/5 और किसके बेस पे है, 6/9 के बेस पे है। किसके बेस पे भाई, 6/9 के बेस पे है। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि दो परमेय संख्याओं का योग किस तरीके से होता है, 4/5 और 6/9 के बीच में। तो जब दोनों का हर क्या हो, अलग अलग हो, जब दोनों का हर क्या हो, अलग अलग हो, तो 4/5 और 6/9 के बीच में हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, जब दोनों का हर अलग अलग हो, तो मान लेते हैं कि माना कि p का मान 4/5 है और q का मान क्या है, 6/9 है। तो योग करते हैं p + q = 4/5 + 6/9 के बेस पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 4 जा हो जाएगा और यहाँ पर 6 5 जा के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 जा के माध्यम से कर लेंगे और इसको 6 5 जा के बेस पे कर लेंगे। तो 9 4 जा 36 और 6 5 जा 30 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ते हैं, 30 और 36 को जोड़ते हैं तो 66 हो जाएगा, के बाय में हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो दो परमेय संख्याओं का योग हम लोग यहाँ से करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4/5 और 6/9 जब दोनों का हर अलग अलग हो। चूँकि मान लेते हैं कि p का मान 4/5 है, q का मान 6/9 है, तो दोनों का योग करते हैं p + q के बेस पे। तो 4/5 + 6/9 के बेस पे, तो 9 × 4 हो जाएगा प्लस 5 × 6 हो जाएगा, के बाय में हो जाएगा 5 × 9 के बेस हो जाएगा। 36 + 30 के बाय में 45 हो जाएगा, 66 के बाय में 45 हो जाएगा, 22/15 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से परमेय संख्याओं को संक्रियाओं में हम लोग योग को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग दो परमेय संख्याओं का योग कर रहे हैं जब दोनों का हर अलग अलग हो। एक और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 6/7 व 11/12 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, दो परमेय संख्याओं का योग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे हैं कि 4/5 और 6/9 है जब दोनों का हर क्या हो, अलग अलग हो। जब दोनों का हर क्या है भाई, यहाँ पर अलग अलग के बेसिस पे है, तब हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ किसके बेसिस पे है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो दो परमेय संख्याओं का योग 4/5 और 6/9 के बेस पे हम लोग देखते हैं जब दोनों का हर अलग अलग हो। तो योग कर लेते हैं, माना कि p = 4/5, q = 6/9 के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर योग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, p +
क्यों के बेस पे, तो 4/5 प्लस 6/9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा भाई, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 4 के साथ होगा तो किस किस तरीके से होगा और किसके बेसिस पे होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखते चले जाते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से 4/5 और 6/9 के बेस पे है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब दोनों का हर अलग अलग होगा तो चूँकि माना कि p = 4/5 है, q = 6/9 है, दोनों का योग करते हैं तो p + q हो जाएगा, 4/5 प्लस 6/9 = 9 × 4 हो जाएगा, 9 4 जो 36 हो जाएगा और 6 5 जो 30 हो जाएगा, 9 5 जो 45 हो जाएगा, तो 66/45 हो जाएगा, 22/15, 22/15 के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अनुसार हो जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना कि p बराबर 6/7 और q बराबर 11/12, माना कि p बराबर 6/7, q बराबर 11/12 हो, ठीक है। माना कि p बराबर 6/7, q बराबर 11/12 हो, माना कि p बराबर 6/7, q बराबर 11/12 हो, ठीक है। तो दोनों प्रमेय संख्याओं का योग, दोनों परिमेय संख्याओं का योग, दोनों परिमेय संख्याओं का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा, p + q, तो यहाँ हो जाएगा 6/7 प्लस 11/12, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 6 प्लस 11 × 7 के बारे में 7 × 12, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं p + q के बेस पे हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72, 12 6 जो 72 हो जाएगा, 11 7 जो 11 7 से 70 होता है और 12 7 कितना होता है, 84, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 6/7 है और 11/12 है, पहला हमारे पास है 6/7 है और दूसरा है 11/12 है। तो माना कि p = 6/7 को देख लेते हैं, q = 11/12 के बेसिस पे देख लेते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं का हम लोग योग करते हैं तो यहाँ पर p + q के बेस पे आता है तो 6/7 आता है प्लस 11/12 आता है, तो 12 6 के बेस पे देखते हैं और 11 7 के बेस पे देखते हैं, तो 12 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और इसको 11 7 के बेस पे देखते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 12 7 के बेस पे देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास कौन कौन से आएंगे और किसके बेसिस में आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं भाई, देखते चले जाते हैं। तो माना कि p = है 6/7, q = 11/12, दोनों परिमेय संख्याओं के योग के बेस पे हम लोग देखते हैं p + q तो p का वैल्यू है 6/7, q का वैल्यू है 11/12, p का वैल्यू है हमारे पास 6/7, q का वैल्यू है 11/12, p का वैल्यू के बेस पे हम लोग q के साथ अटैचमेंट के साथ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो 12 × 6 हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगा, देन 11 × 7 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट टाइम हर का गुणा हर के साथ हो जाएगा तो 7 × 12 हो जाएगा, ठीक है। अंश का गुणा हर के साथ होता है, हर का गुणा अंश के साथ होता है, फिर लास्ट टाइम हर का गुणा हर के साथ होता है, ठीक है। देखिए इस हर का गुणा इस अंश के साथ हुआ है, फिर इस हर का गुणा इस अंश के साथ हुआ, लास्ट टाइम हर का गुणा हर के साथ हुआ है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। और 12 6 जो 72 होता है, 11 7 जो 77 और 12 7 जो 84 हो जाएगा। इस चीज़ को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 7 हो जाएगा 14, 149 के बारे में 84 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, कटअप करके देखते हैं, हमारे कटअप होता है तो 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो नहीं हो, तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर के बेस हो जाएगा। कब, जब दोनों का हर क्या हो, अलग अलग हो, जब दोनों का हर क्या हो, अलग अलग हो, दो परिमेय संख्याओं को योग करते हैं जब हम लोग के पास दोनों का हर क्या हो, अलग अलग हो, चाहे वह 4/5 के बेस पे हो, चाहे 6/9 के बेस पे हो, चाहे वह 6/7 के बेस हो, चाहे 11/12 के बेस पे हो। अब योग के बेस पे हम लोग दूसरा देखते हैं भाई, जब दोनों का हर समान हो, संक्रिया में योग को ही देख रहे हैं ना, फर्स्ट कंटेंट के अनुसार से ये भी योग के ही अंतर्गत आएगा, योग
दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग जब हर समान हो, जब हर समान हो, जब हर समान हो। देखिए तो दो परिमेय संख्याओं का योग देखते हैं जब दोनों का हर क्या हो, समान हो भाई। जब दोनों का हर क्या हो, समान हो, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, कि जब दोनों का हर क्या हो हमारे पास समान हो, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। जब दोनों का हर क्या हो, समान हो, तो इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास क्या क्या आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं देखते चले जाते हैं। इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ठीक है। तो पहला 6/7 है, वह यहाँ पर है 11/7 है, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं जब दोनों का हर समान है। देखिए जब समान रहता है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। जब दोनों का हर क्या हो, समान हो, तो 6/7 व 11/7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 6/7 और 11/7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। माना कि P का मान है 6/7, Q का मान है 11/7, क्योंकि इसके आने वाले जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट किए हैं सेकेंड एक्सरसाइज, इसमें परिमेय संख्या का सहचार्य नियम, गुणन तत्समक, योज्य तत्समक, योगात्मक अभिक्रिया, ये सारे चीज़ हमारे पास है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी है। योग करते हैं भाई P प्लस Q के बेस पे, तो P का वैल्यू है 6/7 प्लस Q का वैल्यू है 11/7। चलिए तो P का वैल्यू है 6/7, Q का वैल्यू है 11/7। अब दोनों का हर समान है इसलिए अंश वाला ऊपर में जुड़ जाएगा, प्लस है तो ये नीचे का एक हो जाएगा। LCM भी बोलते हैं यार, दोनों का हर समान होता है तो एक बार लेते हैं। 11 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 और 7 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 11 और हम लोग 6 को करेंगे तो ये आप लोगों को 17 हो जाएगा, सॉरी ये आप लोगों को कितना हो जाएगा 17, तो 17/7 हो जाएगा, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। P प्लस Q के बेस पे हम लोगों के पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग जब हर क्या हो, समान हो, तो यहाँ पर हम लोग 6/7 व 11/7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये योग के बेस पे है, जब दोनों का हर असमान हो तब देखे थे, अभी अब जब दोनों का हर क्या है, समान है तब देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा नंबर एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 12/17 है व यहाँ पर 16/17 है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर संक्रिया के बेस पे जोड़ना है भाई, तब क्या क्या चीज़ हो जाएगा। तो दो परिमेय संख्या आपको योग के बेस पे देखते हैं जब हर समान हो, 6/7 व 11/7। दूसरा है 12/17 प्लस 16/17 के बेस पे, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग भी इस चीज़ को देखते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में संक्रिया किस किस तरीके से होगा और किसके बेसिस पे होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं भाई, देखते चले जाते हैं। ये दोनों किसके एक अकॉर्डिंग होगा और किसके बेसिस में होते जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का योग जब हर समान हो तो यहाँ से हम लोग जोड़ लेते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। माना कि P इक्वल टू 12/17, Q इक्वल टू 16/17 है, ठीक है। जब दोनों का हर क्या है भाई, समान है, जब दोनों का हर क्या है यहाँ पर समान है, क्लियर। जब दोनों का हर यहाँ से क्या है, समान है, तब हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो P का वैल्यू है 12/17 और Q का वैल्यू है 16/17 के बेस पे। तो P का वैल्यू 12/17, Q का वैल्यू 16/17 के बेस पे। तो संक्रिया के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि दोनों संक्रिया के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का योग जब हर समान हो, 6/7 व 11/7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जब हमारे पास दिया गया है 12/17 व 16/17 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। अब इन दोनों का योग करते हैं, तो योग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, योग में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा
तो इसको हम लोग करेंगे p प्लस क्यू के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है, देखिए 12/17 प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 16/17, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों का हर क्या है, समान है। तो दोनों का हर जब समान रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं बताया, देखिए p का वैल्यू 6/7 है, q का वैल्यू 11/7 है। तो दोनों का योग किया p प्लस क्यू इक्वल टू 6/7 प्लस 11/7 के बेस हो जाएगा, तो 6 प्लस 11/7 हो जाएगा, तो 17/7 के बेस हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा, 17/7 के बेस हो जाएगा। अब दूसरा को हम लोग देखते हैं, 12/17 है और एक है 16/17 के बेस पे है। तो अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, 12/17 है और एक है 16/17 है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/17 और q का वैल्यू हो जाएगा 16/17। p का वैल्यू हो जाएगा 12/17 और q का वैल्यू हो जाएगा 16/17। तो दोनों का योग करते हैं p प्लस q के बेसिस पे। अब दोनों का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, योग करते हैं भाई, 12/17 प्लस 16/17 के बेस पे दोनों का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर योग करते हैं। तो दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो p प्लस क्यू के बेसिस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर p इक्वल टू है 12/17, q इक्वल टू है 16/17। तो दोनों का योग करते हैं p प्लस क्यू के बेस पे, तो 12/17 हो जाएगा और q का वैल्यू हो जाएगा 16/17 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हर का मान सेम है, तो ये जुड़ जाएगा, ऊपर वाला प्लस है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28/17 हो जाएगा दोनों का योग। p प्लस क्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो 28/1 कितना हो जाएगा 17। ये आप लोगों का आंसर के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, दो परमेय संख्या के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो दो परमेय संख्याओं का योग जब हर दोनों क्या हो, समान हो, तो 6/7 होता है, एक होता है 11/7 होता है। तो एक होता है 12/17 और एक होता है 16/17। तो मान लेते हैं कि अगर p का वैल्यू 6/7 है, अगर मान लेते हैं p का वैल्यू क्या है 6/7 है, q का वैल्यू 11/7 है, तो दोनों का योग कर लिए तो p प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 6/7 प्लस 11/7 हो जाएगा। तो 6 प्लस 11 के बारे में 7 हो जाएगा, तो p प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 17/7, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा 12/17 व 16/17 के बेस पे है, तो मान लेते हैं कि p का वैल्यू 12/17 है और q का वैल्यू 16/17 है। तो दोनों का योग करते हैं p प्लस q के बेस पे, तो 12/17 प्लस 16/17 के बेस पे, तो 12 प्लस 16 के बाय में 17 इक्वल टू 28 के बाय में 17 के बेस में हो जाएगा। तो ये दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दो परमेय संख्याओं का योग जब हर क्या हो, समान हो, जहाँ पर 6/7 व 11/7 के बेस पे हो, जहाँ पर 12/17 और 16/17 के बेस पे हो। तो यहाँ से हम लोग 6/7 व 11/7 के बेस पे करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माना कि p इक्वल टू 6/7, q इक्वल टू 11/7, तो दोनों का योग करेंगे तो p प्लस क्यू के बेस हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/7 प्लस 11/7, तो 6 प्लस 11 के बारे में 7 हो जाएगा, p प्लस क्यू इक्वल टू 17/7 हो जाएगा। यहाँ पर 12/17 और यहाँ पर 16/17 हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो दो परमेय संख्याओं का योग जब हर दोनों का क्या हो, समान हो, जब दोनों का हर क्या हो भाई, समान हो, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये योग का क्रिया को करते हैं, ठीक है। अब योग का तो क्रिया हो गया, दो परमेय संख्याओं के बीच में योग किस किस तरीके से होता है, जब दोनों का हर समान होता है, 6/7 11/7 के बेस पे, ठीक है। अब इसका अंतर के बेस में देखते हैं, दूसरा जो संक्रिया होता है, अंतर दो परमेय संख्याओं में, दो परमेय संख्याओं पर, पहला 6/7 व 8/5 के बीच अंतर,
इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, 6/7 व 8/5 के बीच का अंतर को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, कि 6/7 व 8/5 के बीच का जो अंतर है वो किस किस के माध्यम से होगा और किसके बेसिस पे होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अंतर को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे होगा और किस किस के कारण से होगा। तो दो परिमेय संख्याओं पर अंतर के माध्यम से देखते हैं। तो 6/7 व 8/5 के बीच का अंतर को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो 6/7 व 8/5 के बीच का अंतर के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रूटिंग में हमारे पास जो चीज़ आएगा वो आप लोगों का 6/7 व 8/5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। माना कि P इक्वल टू है आप लोगों का 6/7 और Q इक्वल टू है 8/5। ठीक है, अब दो परिमेय संख्याओं के बीच अंतर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अंतर, दो परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P माइनस Q के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। P माइनस Q के बेस पे हम लोग देखते हैं तो P का हो जाएगा 6/7 माइनस Q का हो जाएगा 8/5। इस चीज़ को देखते हैं अंतर के बेस पे। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अंतर किस किस तरीके से होगा और किसके बेसिस पे होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अंतर किसके बेस पे होता है। तो 6/7 व 8/5 के बीच में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 6/7 व 8/5 के बीच में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, किसके किसके बेसिस में होता है। तो इस सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। अब दोनों का हर क्या है, भिन्न है। जब दोनों का असमान हो, जब दोनों का हर क्या हो, असमान हो, तो इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, जब दोनों का हर असमान हो तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे। तो 6 × 5 हो जाएगा माइनस 7 × 8 के बारे में 7 × 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तिर्यक गुणा कर रहे हैं भाई। तो तिर्यक गुणा करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से आ रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं पर 6/7 व 8/5 के बीच अंतर, जब दोनों का हर क्या हो, असमान हो। तो मान लेते हैं कि P का वैल्यू है 6/7, Q का वैल्यू है 8/5। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर को देखते हैं। तो अंतर बराबर हो जाएगा P माइनस Q। P का वैल्यू है 6/7, Q का वैल्यू है 8/5। तो 6 × 5 हो जाएगा माइनस 7 × 8 हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा हर का गुणा हर के साथ, तो 7 × 5 हो जाएगा। 6 × 5 = 30 माइनस 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35 इक्वल टू हो जाएगा 30 में 56 से जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 26 माइनस 35। ये अंतर हो जाएगा आप लोगों का P माइनस Q के बेसिस पे। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 6/7 व 8/5 के बीच अंतर क्या क्या होगा जब दोनों का हर समान हो। तो 6/7 व 8/5 के बीच का अंतर को हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या अंतर होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो अंतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमारे पास जो अंतर है ये किसके किसके बेसिस पे होगा, किस किस कारण से होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/7 व 8/5 के बीच का अंतर जब दोनों का हर असमान हो। तो 6/7 8/5 के बीच का अंतर को देखते हैं। P का वैल्यू 6/7 है, Q का वैल्यू
8/5 है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर को देखते हैं। अंतर हमारे पास हो जाएगा p माइनस क्यू। तो p का वैल्यू है 6/7, q का वैल्यू है 8/5। तो p का वैल्यू है p और q है तो 6/7 माइनस 8/5 हो जाएगा। तो 6 5 जो हो जाएगा 30 और 7 8 जो हो जाएगा 56 और 7 5 जो हो जाएगा 35। त्रिया गुणा कर लेंगे हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग त्रिया गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा p माइनस क्यू का वैल्यू -26/35। ठीक है, जब दोनों का हार क्या हो, असमान हो। एक और क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि 7/8 है व 3/4 है। ठीक है, इनके बीच अंतर। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। दो परिमेय संख्याओं के बीच में तो 6/7 व 8/5 के बीच के अंतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जब दोनों का हर क्या हो, असमान हो। तो जब दोनों का हर क्या हो, असमान हो, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, देखते हैं भाई। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पर भी माना कि p इक्वल टू 7/8 इक्वल टू 3/4। दो परिमेय संख्याओं के बीच अंतर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अंतर। तो यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या आता है। तो p का वैल्यू है 7/8 माइनस 3/4। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग गुणा करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 × 4 हो जाएगा माइनस 8 × 3 हो जाएगा कि बाय में 8 × 4 हो जाएगा। यहाँ से भी त्रिया गुणा हुआ है। 7 4 जो 28, 8 3 जो 24, 8 4 जो 32। इसको माइनस करेंगे तो 4/32, कटाएंगे तो 4 1 जो 4, 4 8 जो 32। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर के बेस पे देखें तो एक 6/7 के बेस पे है, एक 8/5 के बेस पे है। ठीक है, एक 6/7 के बेस पे, एक आप लोगों का 8/5 के बेस पे है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो 6/7 प्लस 8/5 के बीच अंतर देखते हैं। तो p इक्वल टू 6/7, q इक्वल टू 8/5। दो परिमेय संख्याओं के बीच अंतर को देखते हैं। तो p माइनस क्यू 6/7 माइनस 8/5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस के बेसिस पे हैं और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अंतर के बेस पे है दो परिमेय संख्याओं पर 6/7 व 8/5 के बीच के अंतर जब दोनों का हर क्या हो, असमान हो। तो 7/8 व 3/4 के बीच के अंतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। माना कि p इक्वल टू 7/8, q इक्वल टू 3/4 के बेस पे देख रहे हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर p माइनस क्यू के बेस पे 7/8 माइनस 3/4 के बेस पे देख रहे हैं। तो 7 × 4 माइनस 8 × 3 के बेस हो जाएगा। त्रिया गुणा करेंगे तो 7 4 जो 28, 8 3 जो 24, 8 4 जो 32। यहाँ पर 4/32 के बेस हो जाएगा, 4 1 जो 4 4 और 8 जो हो जाएगा 32 के बेस हो जाएगा। तो दो परिमेय संख्या का अंतर हो गया जब दोनों का हर क्या है, असमान है। ठीक है, अब दोनों का हर समान हो तब जब दोनों का हर समान हो, जब दोनों का हर समान हो तो यहाँ पर हो जाएगा 7/8 व 2/8 यह है। ठीक है, तब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। दूसरा हो जाएगा 11/16 व 5/16। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। माना कि p इक्वल टू 7/8, q इक्वल टू 2/8 है। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अंतर देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। तो यहाँ हो जाएगा 7/8 माइनस 2/8 हो जाएगा। दोनों का हर समान है, मतलब एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 7 - 2/8 इक्वल टू 5/8 ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, जब दोनों का हर समान है तब की स्थिति में, जब दोनों का हर क्या है, समान है तब की स्थिति में। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएगा, दोनों के से माना कि p इक्वल टू 11/16 और q इक्वल टू हो जाएगा 5/16 हो जाएगा। इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंतर के बेस पे देखेंगे तो p माइनस क्यू इक्वल टू 11/16 माइनस 5/16 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो 11 माइनस 5 के बारे में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6/16 घटाएँगे तो 6 2 3 जा 2 8 जा 3/8 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का अंतर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, अंतर के बेस पे आप लोगों के पास हो जाएगा अंतर जब दोनों का हर समान हो। इसके बाद आप लोगों का जो गुणन का प्रक्रिया होता है, गुणन का प्रक्रिया क्या होता है, भाग का प्रक्रिया क्या होता है, योगात्मक क्या होता है, योज्य तत्समक के बेस पे क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं इस अंतर के साथ जब दोनों का हर क्या होता है, समान होता है। इसका आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।